डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 3.1 के इंट्रोडक्शन को करेंगे। ये मेरा पार्ट है स्टूडेंट्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th में पढ़ रखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण को। उसमें मैंने आपको बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं और उसे कैसे सोल्व किया जाता है। तो चलिए पहले हम क्लास 9th में जो पढ़े थे उसको थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं ताकि आपको याद आ जाए। एक उदाहरण लेंगे उसे समझने के लिए। दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, यहां देखिए 2x + 3y = 9। यहां आप देख सकते हैं इसमें दो चर है। चर क्या होता है, ये देखिए ये वाला है ना, ये मेरा चर है। मतलब ABCD का जितना भी लेटर होगा ना, A से लेकर Z तक, वो मेरा सभी क्या होगा, चर होगा। तो ये मेरा क्या है, चर है। हमने क्या पढ़ा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में, ठीक है। और इसमें हमें क्या पढ़ना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। तो युग्म को तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को यहाँ समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ दो चर लिखा हुआ है तो हमें एक चर यहाँ पे प्राप्त हो गया और एक चर यहाँ पे प्राप्त हो गया, ठीक है। ये मेरा दो चर है। और रैखिक समीकरण का है, रैखिक क्या होता है, रैखिक का मतलब होता है जिसका घात एक हो। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपके बहुपद चैप्टर में बताया था, जिसका घात एक होता है वो मेरा रैखिक बहुपद होता है। सेम उसी तरह इसमें भी जिसका घात एक होगा वो मेरा रैखिक समीकरण कहलाएगा। तो इसका देखिए यहाँ घात एक है तो ये मेरा रैखिक समीकरण कहलाएगा, ठीक है। तो आइए, यहाँ ये मेरा क्या है, चर है और ये चर है। और ये वाला क्या है, ये मेरा अचर पद है। क्योंकि इसके साथ में x नहीं है तो जो भी मेरा लेटर आता है ना, गिनती के सारे अक्षर जो भी आएंगे वो मेरा सारा क्या होता है, अचर होता है। अनंत तक आप जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाइए। ये मेरा अचर हो गया और ये मेरा चर हो गया। हालांकि स्टूडेंट्स, मैंने चर और अचर को ऑलरेडी पहले करा रखा है चैप्टर नंबर 1 में, तो आप वहां से जाकर उसे अच्छा तरह से समझ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो मेरा दिया हुआ है ना समीकरण, ये मेरा समीकरण एक ही है, एक ही समीकरण है दो चर वाला। ये मेरा दो चर वाला समीकरण है और एक ही समीकरण है। तो ये मेरा क्या हो गया, दो चर वाला समीकरण हो गया। लेकिन हमने क्या पढ़ना है अभी क्लास 10th में, ये तो मेरा क्लास 9th में था। हमें क्लास 10th में पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें सिर्फ ये युग्म आके जुट गया है, तो हम समझेंगे युग्म क्या होता है। सर्वप्रथम स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि युग्म क्या होता है। युग्म का मतलब जोड़ा होता है। तो जोड़ा क्या होता है, सपोज कीजिए हमारे पास एक चप्पल है, ठीक है। तो एक और चप्पल लेंगे तभी तो ये मेरा जोड़ा बन पाएगा। जोड़ा का मतलब क्या होता है, दोनों चप्पल ही होना चाहिए तब जाकर वो मेरा जोड़ा हो पाएगा। अगर हम कलम का लेते हैं, मान के चलिए मेरे पास एक पेन है और एक हम बुक ले ले, तो क्या वो दोनों युग्म बन पाएगा? युग्म मतलब जोड़ा, क्या वो जोड़ा बन पाएगा? नहीं, नहीं बन पाएगा। तो युग्म उसी को कहते हैं, मतलब जोड़ा होना चाहिए। किसी भी चीज का जोड़ा होगा तो वो मेरा युग्म हो जाएगा, ठीक है। सपोज कीजिए हमारे पास एक बुक है, ठीक है, और एक और हम बुक ले लेते हैं, तो ये मेरा दोनों क्या हो गया, जोड़ा हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, युग्म बोलेंगे। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। किसी भी चीज का जोड़ा को हम युग्म बोलेंगे। तो अब हम युग्म के बारे में पढ़ते हैं। ये तो मेरा था क्लास 9th के अकॉर्डिंग, ये मेरा क्या था, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब हमें इस क्लास 10th में क्या पढ़ना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। तो युग्म क्या होता है, सपोज कीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, यही वाला सेम क्वेश्चन ले लेंगे, 2x + 3y = 9। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने सिम इसी को यहाँ ले लिया है। ये मेरा क्या होगा, ये मेरा समीकरण हो गया। क्या हो गया, समीकरण हो गया। इसको हम क्या दर्शाते हैं, इक्वेशन 1 से दर्शा लेते हैं। और युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। जैसे कि मैंने एक समीकरण ले लिया तो इस तरह का एक और समीकरण लेंगे तो ये मेरा जोड़ा हो जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम इसी तरह का लेंगे, इसमें x है तो इसमें भी x होना चाहिए, इसमें y है तो इसमें भी y होना चाहिए। बाकी आप अक्षर कुछ भी ले सकते हैं और यहाँ हम 18 ले लेते हैं। ये मेरा इक्वेशन सेकेंड हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेशन को हम अलग दिखाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये भी इक्वेशन फर्स्ट है, ये भी इक्वेशन सेकेंड है, ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड है। तो इसको हम अलग दिखाने के लिए क्या करेंगे, आप इसको यहाँ देख सकते हैं, ये जो मेरा है ना, ये वाला, ये मेरा समीकरण, इसको हम व्यापक रूप में कैसे लिखेंगे। इसका व्यापक रूप क्या होता है, यहां हम लिख लेते हैं इसका व्यापक रूप, ठीक है। यहां लिखेंगे व्यापक रूप। अब इसका व्यापक रूप क्या होगा, यहां देखिए, यहाँ कुछ भी रख सकते हैं लेटर आप, कुछ भी। ए, यहाँ ए है और ये मेरा x है, प्लस ये मेरा b, यहाँ a, b और c होता है। तो ये मेरा क्या है, ax + by और प्लस c = 0। समीकरण में हमेशा इक्वल में 0 आता है, ठीक है। और बहुपद रहता तो इसमें इक्वल में 0 नहीं आता। ये मेरा समीकरण है
तो समीकरण में हमेशा इक्वल में 0 आता है। और जहां पे हम इस ए को और इस बी को कभी भी हम 0 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ए और बी को हमें कभी भी 0 नहीं लेना है। अगर हम ए और बी को 0 ले लेंगे तो ये मेरा रैखिक समीकरण नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ ए और बी को 0 नहीं लेंगे। जहां ये क्या है, ए बी और सी वास्तविक संख्या है, लिखेंगे जहां ए बी सी एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इसको हमने ऑलरेडी पहले करा रखा है चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। जहां ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या है। और क्या हो सकता है, ए और बी का मान कभी भी 0 नहीं होगा। ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। जहां ए और बी क्या हो सकता है, ए और बी कभी भी 0 नहीं होगा। तो हमें ए और बी को कभी भी 0 नहीं लेना है। इसे हम गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। बात हमने यही लिखा, लेकिन इसे हमने गणित के भाषा में लिख दिया, ठीक है। ये तो मेरा था क्या, ये मेरा था दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। अब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को देख लेते हैं। ये मेरा क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। तो इसको अब देख लेते हैं कि ये कैसे कार्य करता है। युग्म मतलब मैंने आपको यहाँ बता रखा है। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। तो इसी तरह हम यहाँ पे जोड़ा लगाएंगे। ये देखिए, ये मेरा रैखिक समीकरण युग्म कब होगा, जब ये भी x हो और ये भी x हो। ये दोनों x होना चाहिए, यहाँ भी y हो और यहाँ भी y हो, ठीक है। और यहाँ भी अचर पद और यहाँ भी अचर पद हो, तब ये मेरा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज कीजिए x है और यहाँ पे हम रख दे 4t, यहाँ पे हम t रख देते हैं 4t और यहाँ 4s इज इक्वल टू 18, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा रैखिक समीकरण युग्म नहीं होगा, ठीक है। ये मेरा रैखिक समीकरण युग्म नहीं होगा। रैखिक समीकरण युग्म के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ y है तो यहाँ भी y, और यहाँ अचर पद है तो यहाँ भी अचर पद होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों अलग अलग हो गया तो ये मेरा रैखिक समीकरण युग्म नहीं होगा। अब इसका हम व्यापक रूप में इसको हम कैसे दर्शाएंगे, यहाँ देखिए, ये तो मेरा एक समीकरण था, तो इसको मैंने आराम से व्यापक रूप में यहाँ दर्शा लिया है। अब यहाँ पे दो समीकरण है, तो इसे हम व्यापक रूप में कैसे दर्शाएंगे। इसे दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट वाले को लिखेंगे, इसका हम व्यापक रूप लिख लेते हैं, क्या, व्यापक रूप। इसका व्यापक रूप क्या होगा, ये ax हो जाएगा, यहाँ कुछ भी ले सकते हैं आप, इसको a बोलेंगे, इसको b और इस वाले को c, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, a, तो हम यहाँ लिखेंगे ax और प्लस by, और इधर क्या हो जाएगा, जब ये इधर आता है ना तो ये मेरा माइनस में हो जाता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस c इज इक्वल टू 0। ये मेरा क्या हो गया, व्यापक रूप हो गया इस फर्स्ट वाले का। और इस सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा, इसका भी इसी तरह ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखिए, ये दोनों तो सेम दिखाई दे रहा है। अब कैसे पता चलेगा ये कौन सा समीकरण कौन है, ये फर्स्ट वाला समीकरण कौन है, सेकेंड वाला कौन है। तो इसे पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाला जो समीकरण है ना, इस फर्स्ट वाले समीकरण को हम 1 से दर्शा लेंगे। यहाँ 1 है तो a1x b1y और c1 इज इक्वल टू 0। इस सभी में हम 1 लगा दिए हैं, हमें पता चल जाएगा कि फर्स्ट वाला समीकरण है, ठीक है। अब इन सभी में हम 2 लगा लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि ये मेरा 2 नंबर समीकरण है। तो यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो ये मेरा क्या हो गया, इन दोनों समीकरण का व्यापक रूप हो गया। अब हमें आराम से पहचान में आ जाएगा कि फर्स्ट वाला समीकरण कौन है और सेकेंड वाला समीकरण कौन है। अगर फर्स्ट वाला समीकरण होगा तो आप a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, और अगर सेकेंड समीकरण होगा तो आप a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, ठीक है। जहां ये जो a और b और c है, a1 b1 c1 और a2 b2 c2, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, ये मेरा a1 तो नहीं था, ये मेरा a b और c था, तो a और b कभी भी यहाँ 0 नहीं था। सेम लाइक डैट यहाँ भी हम उसी तरह लिखेंगे। यहाँ क्या होगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 यहाँ दिया हुआ है, तो इसमें भी a1 और b1 कभी भी 0 नहीं होगा और a2 और b2 कभी भी 0 नहीं होगा। जैसा कि हमने यहाँ समझा है, a1 और b1 कभी भी 0 नहीं होता है, यहाँ a और b था तो ये मेरा कभी भी 0 नहीं था। तो सेम इसी तरह यहाँ भी हम लिखेंगे a1 एंड b1 कभी भी मेरा क्या होगा, 0 नहीं होगा। जहां लिखेंगे, जहां a1 b1 c1 a2
B2 एंड C2 ये मेरा वास्तविक संख्या है। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, हमने क्या लिखा था, जहां A और B क्या है, वास्तविक संख्या है, ABC, तो इसी तरह यहां भी ये भी मेरा क्या है, वास्तविक संख्या है। और यहां पे ये जो मेरा A1 B1 और A2 B2 है, ये मेरा कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे जहां A1 एंड B1, A1 और B1 कोमा A2 B2 कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अब इसे हम गणितीय रूप में लिख लेते हैं। इसे गणितीय रूप में कैसे लिखा जाता है, ये जो मेरा A1 है ना और ये मेरा B1 है, तो इसको लिख देंगे A1 का स्क्वायर और प्लस B1 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, और ये भी उसी तरह, एंड ये वाला A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, जहां A1 का स्क्वायर और B1 का स्क्वायर कभी भी 0 नहीं होगा और A2 का स्क्वायर और B2 का स्क्वायर कभी भी 0 नहीं होगा। मतलब ये और ये कभी भी 0 नहीं होगा, ये और ये कभी भी 0 नहीं होगा। इसे हम गणितीय रूप में लिखते हैं तो स्क्वायर लिखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब हमने युग्म के बारे में आपको बता दिया है। युग्म के बारे में क्या होता है, युग्म होता है जैसे कि हम कोई पेन लेते हैं तो मेरा दोनों पेन होना चाहिए। ठीक है, उसे हम जोड़ा कहते हैं। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। हमें इसमें क्या पढ़ना था क्लास 10th में, यहां देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये जो मेरा युग्म है ना, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जैसे आप एक पेन ले लीजिए और एक बुक ले लीजिए, क्या वो दोनों जोड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जोड़ा के लिए हम क्या करेंगे, दोनों हमें पेन ही लेना पड़ेगा या दोनों हमें बुक ही लेना पड़ेगा, तभी जाकर वो मेरा क्या होगा, जोड़ा हो पाएगा। तो ये मेरा युग्म हो गया। युग्म के बारे में हमने समझ लिया। अब आइए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो मेरा दिया गया है, ये दो चर वाला क्या है, रैखिक समीकरण युग्म है। यहाँ भी एक चर और यहाँ भी एक चर, एक चर एक चर, दो चर यहाँ भी है और इसमें एक चर और इसमें एक चर, दो चर यहाँ भी है, दोनों में दो दो चर है। तो ये मेरा क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो गए। युग्म मतलब क्या हो गया, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये मेरा इक्वेशन सेकेंड हो गया। ये मेरा दोनों सेकेंड मिलके क्या हो गया, फर्स्ट और सेकेंड, ये मेरा युग्म हो गया। ये दोनों सेम होना चाहिए, इसमें एक्स है तो इसमें भी एक्स, इसमें वाई है तो इसमें भी वाई होना चाहिए, तभी जाके ये मेरा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो पाएंगे। अदरवाइज ये मेरा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पे हम कुछ क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो इसे सॉल्व करने के हमारे पास स्टूडेंट्स दो नियम है। ठीक है, एक तो हम इसे ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे और एक बीजगणितीय विधि से सॉल्व करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम इसे यहाँ लिख लेते हैं, हमें किस किस विधि से सॉल्व करना है। इसे सोल्व करने का ना हमारे पास दो नियम है। कौन कौन से? फर्स्ट नियम है ग्राफीय विधि, क्या, ग्राफिकल मेथड, और सेकेंड में क्या है, अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, जो भी मेरा अलजेब्रिक मेथड होगा ना, पहले हम उसे अलजेब्रिक में लाना पड़ेगा, मतलब बीजगणितीय रूप में लाना पड़ेगा, तब जाके वो मेरा सोल्व हो पाएगा। अब इसका हिंदी भी लिख लेते हैं। ग्राफीय मेथड होता है, इसको हम ग्राफिकल मेथड को क्या बोलते हैं, ग्राफीय विधि। हमें जब भी ग्राफीय विधि सॉल्व करने के लिए कहे तो हम इसी का प्रयोग करके सॉल्व करेंगे। और ये मेरा क्या होता है, बीज गणितीय विधि। तो अब हम बीज गणितीय विधि से इसे सॉल्व कर लेते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा बीज गणितीय विधि से। तो आइए इस पे हम एक एक उदाहरण लेंगे और इसे समझेंगे कि ये मेरा आखिरकार कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम सर्वप्रथम अपनी किताब की ओर चलेंगे और एक क्वेश्चन को लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये मेरा कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, इसे समझने के लिए हम उदाहरण संख्या 2 को लेते हैं और देखते हैं कि हम ग्राफिकल मेथड से और बीजगणितीय मेथड से इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ये एग्जाम्पल है मेरा सेकेंड। इसमें लिखा हुआ है, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपया में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। मतलब उसने 9 रुपया दिया, कौन, रोमिला, 9 रुपया दिया, 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी रुपया 18 में उसी तरह के 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी।
मतलब क्या, उसकी जो सोनाली है ना सहेली, उसने भी रोमिला को देखा कलम लेते हुए, तो वो भी सोची कि मैं भी कलम खरीद लेती हूँ। तो उसने 18 रुपया में 4 पेंसिल और 6 रबर खरीद ली। ठीक है, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करिए। मतलब हमें इसको बीजगणित के रूप में और ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है। जैसे कि हमने आपको बताया है, यहाँ देखिए हमें क्या करना है, ग्राफीय रूप में दर्शाना है और बीजगणितीय रूप में दर्शाना है। तो चलिए देखते हैं हम इसे बीजगणितीय रूप में कैसे दर्शाएंगे। आइए इस साइड में हम इसे ले लेते हैं। तो मैंने दूसरे पेज को ले लिया है। अब आइए क्वेश्चन में देख लेते हैं हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। ये मेरा क्वेश्चन था। यहाँ क्या दिया हुआ है, 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य क्या है, 9 रुपये हमने दिया था। ठीक है, कौन दिया था, रोमिला। तो 2 पेंसिल का मूल्य उसने और 3 रबड़ का मूल्य मिला के 9 रुपया दे दिया। लेकिन रोमिला को ये पता नहीं है कि उसने 1 पेंसिल का मूल्य कितना दिया है और 1 रबड़ का मूल्य कितना दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 2 पेंसिल है तो 1 पेंसिल का दाम पता करेंगे, यहाँ 3 रबड़ है तो पहले 1 रबड़ का दाम पता करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि 2 पेंसिल का दाम कितना हुआ। सपोज कीजिए हम एक कलम खरीदते हैं, एक कलम खरीद लिए और हम उसको रुपया दे दिए 5। ठीक है, और इसी तरह अगर हम 5 कलम खरीद लिए और उसको 25 रुपया दे दिए। ठीक है, और हमें पता नहीं है कि हम 1 कलम का दाम उसे कितना दिए हैं, तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम हमें 1 कलम का दाम निकालना पड़ेगा। तो उसी तरह उसने 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीद लिया, तो उसको पता नहीं है कि 1 पेंसिल का दाम उसने कितना दिया है और 1 रबड़ का दाम उसने कितना दिया है। फिर इसी तरह उसकी जो सहेली है ना, ये सोनाली की सहेली है, सोनाली सहेली है रोमिला की। तो सोनाली भी जाती है, 4 पेंसिल खरीदती है और 6 रबड़ खरीदती है, 18 रुपया देकर आ जाती है। इसे भी पता नहीं है कि 1 पेंसिल का दाम इसने कितना दिया और 1 रबड़ का दाम इसने कितना दिया। ठीक है, लेकिन इसने 18 रुपये दे दिए। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम मानेंगे, माना कि 1 पेंसिल का दाम 100 रुपया तथा 1 कलम का दाम y रुपया है। रबड़ कह रहा है तो रबड़ का दाम y रुपया मानेंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्व में, ये मेरा 2 नंबर एग्जाम्पल है। माना कि, क्या मानेंगे, हमें क्या खरीदना था, 2 पेंसिल और 3 रबड़। तो पहले 1 पेंसिल का दाम मानेंगे, माना कि 1 पेंसिल का दाम बराबर 100 रुपया। ठीक है, 1 पेंसिल का दाम ने 100 रुपया मान लिया और 1 रबड़ का दाम मानेंगे तथा 1 रबड़ का दाम बराबर y रुपया है। हमें x और y ही मानना पड़ेगा, चूंकि ये मेरा 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। तो हम क्या मानेंगे, x और y मानेंगे। अब इसे हम सोल्व कर लेंगे, इसलिए हम लिखेंगे प्रश्न से। आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न से हम क्या लिख सकते हैं, कितना कलम खरीदा था इसने, 2 पेंसिल खरीदा था और 3 रबड़। रुपया कितना दिया था इसने, 9 रुपये। तो 1 पेंसिल का दाम 100 रुपया है, तो 2 पेंसिल का दाम क्या होगा, 2x, और प्लस फिर इसने क्या खरीदा था, 3 रबड़ खरीदा था। तो 1 रबड़ का दाम क्या है, y रुपया, तो 3 रबड़ का दाम क्या होगा, 3y, इज इक्वल टू इसने कितना रुपया दिया था, 9 रुपया। ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। सेम उसी तरह इसकी सहेली ने कितना दिया था, 4 पेंसिल लिया था, 1 पेंसिल का दाम हमने क्या माना है, 100 रुपया। तो 4 पेंसिल का दाम हो जाएगा 4x, और प्लस फिर उसने 6 रबड़ खरीदा, तो 1 रबड़ का दाम यहाँ y है, तो 6 रबड़ का दाम हो जाएगा 6y, इज इक्वल टू इसने कितना रुपया दिया था, 18 रुपया। तो हम यहाँ लिख देंगे 18। अब इसे क्या करेंगे, हम सजा लेते हैं। यहाँ देखिए इस वाले को हम सजा लेते हैं। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, दोनों 2 के टेबल में है, तो हम 2 को यहाँ कॉमन ले लेंगे। अब इससे हम भाग दे देंगे 4 में, तो 2 के पहाड़े कितने बार पढ़ेंगे, 4 आएगा 2 बार, और कट गया। प्लस फिर इस 6 में 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और y है तो y, इज इक्वल टू 18। अब यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गुणा में है, इस साइड में इसको भेज लेते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, मतलब भाग में आ जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, और ये इधर गुणा में है तो इधर क्या आ जाएगा, भाग में। यहाँ कुछ नहीं था तो गुणा था, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, ये मेरा कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब आप देख सकते हैं एक इक्वेशन यहाँ आ गया और एक इक्वेशन यहाँ आ गया, ये मेरा 2 इक्वेशन हो गया। अब हमें इसे क्या करना है, ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, इसी को हम बीजगणितीय रूप बोलते हैं। देखिए हमने यहाँ 2 समीकरण ला दिया ना, तो ये मेरा बीजगणितीय रूप हो गया।
जब हमें दो समीकरण दिया हो तो बीजगणितीय रूप होता है, लेकिन हमें यहाँ समीकरण नहीं दिया गया था, हमें समीकरण निकालना था, तो हमने इसे क्या कर दिया, बीजगणितीय रूप में प्राप्त कर लिया। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों मेरा बीजगणितीय रूप है। अब क्या करेंगे, इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, सर्वप्रथम ये जो मेरा दिया है ना फर्स्ट वाला इक्वेशन, ये इसको हम लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। किसके लिए हम बना रहे हैं, ये मेरा ग्राफ बन रहा है, ठीक है। ये तो मेरा यहां तक हो गया बीजगणितीय रूप। अब यहां से हम ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफिकल मेथड। क्या करेंगे, समीकरण 1 को ले लेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब ग्राफिकल मेथड में आपको क्या करना है, इसमें से किसी एक को इस साइड में भेज लीजिए, ठीक है। तो हम चलिए इसको भेज लेते हैं उस साइड में, बराबर में 9 है, यहाँ पे ये प्लस में था तो बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस में 3y हो जाएगा। सेम लाइक दैट क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये दो किस चीज में है, गुणा है, यहाँ कुछ नहीं रहता तो क्या होता है इसके अंदर गुणा हिडन है, ठीक है। तो यहाँ गुणा में है तो इस साइड में क्या आ जाएगा, ये मेरा बटे में आ जाएगा। बटे में मतलब क्या, भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ ऐसे लिख लेते हैं। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डब्बा बनाएंगे। यहाँ देखिए मैंने डब्बा तैयार कर लिया और इस डब्बा में आपको 3 खाने बनाने हैं। यहाँ देखिए मैंने 3 घर बना दिया, इसमें x लिखेंगे और इसमें y लिखेंगे। क्योंकि हमें x और y दोनों का मान ज्ञात करना है तो हम यहाँ x और y दोनों लिखेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें ऐसा मान रखिए आप y का कुछ ऐसा मान रखना है कि यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा है, तो इसमें दोनों में गुणा करने पर 3 हो जाना चाहिए या कुछ भी हो जाए, लेकिन 9 में से घटाने पे ये 2 से कट जाना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम 0 रखेंगे तो ये 3 में 0 से गुणा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 9 में से 0 घटेगा तो 9, 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता है तो ये मेरा 0 नहीं रखा सकता है। और यहाँ पे रख लेते हैं y का मान 1। चलिए यहाँ y का मान 1 रख लेते हैं। यहाँ देखिए आप, ये है मेरा 9 माइनस 3, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा, y का मान 1 रख लेते हैं और बाई 2 क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 1 जा 3 और बाई 2। 9 में से जब हम 3 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा और बाई 2, इसको कटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा 3 प्राप्त हो जाएगा। मतलब ये मेरा किस चीज का मान प्राप्त हो गया, यहाँ देखिए x बराबर था, ये x के बराबर में था, तो ये मेरा किस चीज का मान प्राप्त हो गया, ये मेरा x का मान आ गया 3। तो हम यहाँ रख देंगे x का मान 3, ठीक है। अब फिर इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पे मान रखना है, जब हमने y का मान एक बार 1 रख लिया तो दोबारा हमें 1 नहीं रखना है, अब दूसरा मान रखेंगे। क्या रखेंगे, चलिए कोई और मान रख लेते हैं। सपोज कीजिए हम यहाँ पे 2 रख लेते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 9 में से 6 घटेगा तो 3, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है तो हम यहाँ वो भी नहीं रख सकते हैं। चलिए यहाँ 3 रख लेते हैं, y का मान हम 3 रखेंगे। तो यहाँ क्या रखा हुआ है, 3 9 माइनस 3y और बाई 2। तो 9 है तो 9, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा, y का मान हमें 3 रखना है और बाई 2। 9 माइनस 3 3 जा 9 और बाई 2, ये 9 में से 9 घटेगा 0 और बटा 2। जब हम इसे कटाएंगे तो ये मेरा 0 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये मेरा किस चीज का मान आ गया, x का मान मेरा 0 आ गया, तो हम x के खाने में 0 रख देंगे, ठीक है। ये मेरा समीकरण 1 हो गया। अब हम इक्वेशन 2 को लेंगे, ठीक है। हमें अधिक से अधिक कितना भी मान ले सकते हैं, लेकिन कम से कम हमें बॉक्स में 2 ही मान लेना है। आप चाहे इस बॉक्स को और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम आपका 2 बॉक्स होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ देखिए 2 मैंने मान ले लिया है, उसी तरह कम से कम 2 बॉक्स में मान होना जरूरी है। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से लिखेंगे। एक बार समीकरण 1 से हमने लिख लिया है, अब लिखेंगे समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 मेरा क्या था, यहाँ देखिए ये मेरा था इक्वेशन सेकेंड, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। थोड़ा आप यहाँ नजर दौड़ा लीजिए, यहाँ देखिए फर्स्ट वाला इक्वेशन तो वैसा ही था, ये भी था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 और ये भी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। मतलब दोनों बराबर है तो दोनों का x का मान उतना ही आएगा और दोनों एक ही जैसा बनेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को सेम टू सेम बना लेते हैं। यहाँ देखिए किसी एक को इस साइड में आप भेज लीजिए, तो हम इसको इधर भेज लेते हैं, यहाँ प्लस में है तो इस साइड में माइनस में आ जाएगा। और फिर यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा है, तो इस साइड में जाएगा तो ये मेरा 2 क्या हो जाएगा, गुणा है तो इस साइड में आता है तो ये मेरा भागा में हो जाता है। तो इतना हो गया, सेम टू सेम देखिए इसके जैसा ही है, ये भी ऐसा ही हो गया, दोनों सेम टू सेम समीकरण है। तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे और x के मान को हम पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ x लिख लेंगे और यहाँ y लिख लेंगे। यहाँ देखिए सेम टू सेम दोनों इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, इसी मान को यहाँ भी रख लेते हैं। क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है तो फिर मान रखेंगे तो इतना ही आएगा,
अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण को तो मेरा x और y का मान आ गया। अब इसे हम ग्राफ पे दर्शाएंगे। इसे ग्राफ पे कैसे दर्शाएंगे, आइए हम यहाँ देख लेते हैं कि इसे हम ग्राफ पे कैसे दर्शाएंगे। तो यहाँ देखिए हमने एक ग्राफ खींच लिया है। अब इसे कैसे करेंगे, इस स्केल को लेंगे। यहाँ देखिए हमने स्केल को लिया और इसको हमें यहाँ पे रख लेना है, ये देखिए, और दोनों तरफ समान समान संख्या हमें खींचना है। यहाँ देखिए यहाँ 7 है तो हमने 7 के सामने एक खींच लिया, फिर 8 के सामने एक खींच लिया और 9 के सामने एक खींच लिया। सेम उसी तरह यहाँ 5 के सामने एक खींचेंगे और 4 के सामने और 3 के सामने और 2 के सामने खींच लिया हमने। हमें क्या लेना है, हमें ज़्यादा नहीं लेना, 3 लेना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ खींच लिया। फिर इसी तरह यहाँ भी सेम टू सेम लेंगे। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी खींच लेंगे उसी तरह, यहाँ भी एक खींच लिया और यहाँ एक और यहाँ एक हमने खींच लिया। सेम टू सेम यहाँ 9, 10 और 11 खींचेंगे। ठीक है, एक एक को लेंगे, 8, 9, 10 और 11 ऐसे करके लेंगे। तो हमने यहाँ ले लिया। अब क्या करेंगे, हमें मान को पुट करना है। इस मान को हम पुट कर लेंगे, ये जो मेरा आया था मान, उसके बाद ये मेरा ग्राफ सॉल्व हो जाएगा। और इस वाले को हम क्या बोलते हैं, ये वाला जो है ना, ये मेरा एक एक्स एक्सिस है, ये दोनों मेरा एक्स एक्सिस है, लेकिन इधर प्लस में है और इधर माइनस में है। ये दोनों मेरा क्या है, वाई एक्सिस है, ये भी वाई और ये नीचे वाला भी वाई, दोनों मेरा वाई है। अब हम करेंगे क्या, ये जो मेरा ऊपर वाला वाई है वो मेरा प्लस में है और नीचे वाला माइनस में है। ठीक है, तो हम मान को पुट कर लेंगे, इसके मान को रख लेते हैं। इसका मान क्या है, इस पे पहले हम दर्शा लेते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं। इधर माइनस में है तो माइनस में 1, माइनस में 2 और माइनस में 3। इधर क्या है, प्लस में 1, प्लस में 2 और प्लस में 3। फिर इधर देखिए प्लस में 1, प्लस में 2 और प्लस में 3। इधर आएगा माइनस में 1, 2 और 3। चूंकि ये मेरा माइनस वाला है और इधर भी मेरा माइनस वाला है और ये दोनों जो है ये और ये मेरा प्लस वाला है। अब मान को हम पुट कर लेते हैं। सबसे पहले मान रखेंगे, क्या मान रखेंगे, यहाँ देखिए पहले ऊपर वाले का मान रख लेते हैं, इक्वेशन 1 का। एक्स की ओर जाना है हमें 3 और वाई की ओर 1। एक्स कहाँ है, 3, ये मेरा प्लस वाला 3 है, ये कुछ नहीं तो प्लस में है, तो एक्स की ओर 3 हम आ गए, यहाँ पे आ गए। और वाई की तरफ 1 जाना है, तो इसी के सामने वाई की तरफ 1 जाइए। ये मेरा इसके सामने वाई की तरफ 1 कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे हम गोल लगा देंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, यहाँ देखिए एक्स की तरफ 0 जाना है, तो 0 कहाँ है, 1 है, 1 है, 1 है और ये 1 है, लेकिन 0 तो कहीं है नहीं, तो 0 मेरा यहाँ पे होता है। ठीक है, तो हम एक्स की तरफ 0 आ गए और वाई की तरफ हमें 3 चलना है, इसी के सामने 1, 2, 3, वाई की तरफ 3 हम यहाँ पे आ गए। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों रेखा को हम मिला लेंगे। चलिए सबसे पहले इन दोनों को मिला लेते हैं, स्केल रखेंगे और इन दोनों को हम सही दिशा में मिला लेंगे। तो आइए इसको मिला लेते हैं। यहां देखिए हम इसको मिला लेते हैं, ये कुछ मेरा ऐसा प्राप्त हो जाएगा, मिलेगा तो यहां तक ही मेरा आ गया, यहां हम तीर लगा लेंगे। ठीक है, और सेम टू सेम इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पे हम तीर लगा लेते हैं, ये मेरा मिल गया। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इसको भी उसी तरह रखेंगे, एक्स की तरफ 3 और वाई की तरफ 1। ये मेरा दोनों सेम है, तो दोनों का मेरा क्या है, इक्वेशन एक ही के ऊपर एक बनेगा। क्योंकि यहाँ देख सकते हैं एक्स की तरफ हमें 3 जाना है, तो चलिए हम एक्स की तरफ 3 आ गए, और वाई की तरफ हमें क्या जाना है, 1 जाना है, तो वाई की तरफ हम 1 आ गए, यहाँ पे आ गए। ठीक है, फिर एक्स की ओर 0 जाना है तो 0 आ गए, वाई की ओर 3 जाना है तो वाई की ओर हम 3 आ गए। दोनों का इक्वेशन क्या बन रहा है, एक के ऊपर एक बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक और लाइन दे देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वेशन एक के ऊपर एक बन रहा है, तो इसके ऊपर एक और लाइन दे देंगे, यहाँ पे एक और इसी के ऊपर हम बना देते हैं और इसको हम यहीं तक छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरा दोनों इक्वेशन क्या हुआ, इसी के ऊपर बन गया। फर्स्ट इक्वेशन भी यहीं पे बन गया और सेकेंड इक्वेशन भी क्या हुआ, इसी के ऊपर बन गया। तो ये मेरा क्या हो गया, दोनों रेखा एक के ऊपर एक हो गया। मतलब दोनों एक रेखा जब एक के ऊपर एक होगा तो रेखा मेरा 3 प्रकार से हो सकता है। एक तो एक के ऊपर एक जाएगा, नहीं तो कैसे हो सकता है, यहाँ ये समझ लेते हैं। रेखा मेरा कितने टाइप से हो सकता है, 3 टाइप से हो सकता है। यहाँ देखिए, एक तो मेरा ऐसे होगा कि रेखा जो है ना वो मेरा उसके ऊपर जाएगा। जैसे ये देखिए, ये मेरा क्या गया था, एक के ऊपर एक गया था, ये मेरा ऐसे था, तो इसमें क्या था, रेखा मेरा एक के ऊपर एक और गया था, 2 गया था ना, एक के ऊपर एक। लेकिन एक ऐसा भी आता है कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और रेखा ऐसे करके कट गया, फिर इसके सामने एक और कट गया, ये 2 कट गया, सामने सामने कट गया। ये तो था एक के ऊपर एक। जब एक के ऊपर एक होगा ना तो इसे हम समपाती कहते हैं। क्या, समपाती रेखा बोलेंगे। जब एक के ऊपर एक आएगा तो ये मेरा समपाती रेखा हो जाएगा।
और जब दोनों रेखा समान दिशा में चलेगा, ये देखिए एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ऐसे करके रहेगा, ये भी जा रहा है एक इधर और ये भी जा रहा है इधर, लेकिन कोई किसी से नहीं मिल रहा है, तो ये मेरा समांतर रेखा हो जाता है। ठीक है, रेखा मेरा 3 प्रकार से ही जाएगा, एक संपाती रेखा और ये समांतर रेखा, और एक और रेखा होता है, वो रेखा क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। जैसे यहाँ देखिए एक हम रेखा ले लेते हैं, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, जैसे कि हमने अभी पिछले आपको बताया था। तो क्या करेंगे, ये एक्स और ये एक्स, ये वाई और ये वाई डैश, ये एक्स डैश। सपोज कीजिए एक रेखा क्या है कि यहां से गया और एक रेखा इधर से आके इसको यहां से काटता हुआ चला गया। तो देखिए ये कहाँ काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, तो मतलब जो भी रेखा किसी को काटेगा ना, वो मेरा प्रतिच्छेदी रेखा होगा। जैसे एक और देख लीजिए इसी के बारे में, एक रेखा यहां से आया ऐसे कट गया, इसी के ऊपर से एक और रेखा अगर कट देगा, यहाँ देखिए काट दिया यहाँ पे, तो ये मेरा प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। अगर रेखा किसी को काट दे तो वो मेरा प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। तो ये मेरा 3 प्रकार का रेखा होता है, एक होता है संपाती रेखा और एक होता है समांतर रेखा और एक होता है प्रतिच्छेदी रेखा। अगर कोई भी रेखा किसी को कहीं काट दे तो वो मेरा प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। इसके बारे में हम प्रश्नावली 3.1 में बढ़िया से जानेंगे। ठीक है, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। तो ये कौन सा रेखा हो जाएगा, यहाँ देखिए ये रेखा एक पर एक काट रहा है, एक के ऊपर एक चल रहा है, तो अभी हमने आपको बताया था ये कौन सा रेखा हो जाएगा, ये मेरा रेखा संपाती हो जाएगा। संपाती है, क्या है रेखा मेरा, ये मेरा संपाती रेखा हो गया। तो ये मेरा था एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, सेम टू सेम इसी तरह आइए एग्जाम्पल नंबर 3 को लेते हैं और देखते हैं कि उससे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर लेते हैं हम। यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 कहाँ है, ये रहा मेरा एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ दिया हुआ है 2 रेल पटरिया समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 है। 2 रेल पटरिया है, समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 है और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त करिए। मतलब सिर्फ हमें इसी को ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है मतलब ग्राफ बनाना है। ये मेरा दे दिया गया है बीजगणितीय रूप। यहाँ देखिए ऐसे पहले वाला में नहीं दिया गया था, लेकिन इसमें हमें दे दिया गया है बीजगणितीय रूप और हमें इसको क्या करना है, गणितीय रूप में, ग्राफीय रूप में मतलब व्यक्त करना है। ठीक है, तो इसको हम ग्राफ के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, आइए यहाँ देख लेते हैं। सर्वप्रथम हम इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं। मेरा 2 इक्वेशन क्या दिया गया है, फर्स्ट इक्वेशन मेरा दिया गया है 2 रेल पटरिया समीकरणों x प्लस, सॉल्व में लिखेंगे, सॉल्व में क्या लिख लेंगे, मेरा फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले इसको सजा लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2y, इधर ये माइनस में है तो इस साइड में क्या हो जाएगा, प्लस में। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है। और एक और क्या दिया गया है हमें, इक्वेशन सेकेंड यहाँ दिया गया है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसे भी सोल्व करना है इसी तरह। तो क्या करेंगे, इसे हमें ग्राफ में लाना है, तो पहले इसको हम सजा लेते हैं। सजाने का मतलब इसको इस साइड में भेज लेंगे, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू, यहाँ माइनस में है तो इस साइड में ये मेरा प्लस में आ जाएगा और ये मेरा इक्वेशन सेकेंड हो गया। ये मेरा बीजगणितीय रूप पहले से दिया गया है, सिर्फ हमें ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो हम इसे ग्राफीय रूप में व्यक्त कैसे करेंगे, आइए यहाँ देख लेते हैं। इसे व्यक्त करने के लिए हम समीकरण 1 से पहले लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, ये वाला है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब इसको क्या करेंगे, किसी एक को इस साइड में आपको भेज लेना है, किसी को भी आप भेज सकते हैं। तो हम इसको भेज लेते हैं y वाले को, यहाँ प्लस में है तो इस साइड में माइनस में 2y आ जाएगा। यहाँ पे देखिए x अकेला हो गया, यहाँ पे कोई अंक नहीं इधर भेजने के लिए, तो मेरा ये इतना ही हो जाएगा। अब हम एक बॉक्स तैयार करेंगे और बॉक्स में मान को रखेंगे, तभी जाके मेरा ग्राफ बन पाएगा। तो अब यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे। चलिए यहाँ मान के चलिए y का मान 0 ले लेते हैं। तो 2 में 0 से गुणा होगा तो क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा है, 2 में 0 से गुणा होगा 0 और 4 में से 0 घटेगा। यहाँ देखिए हम यहाँ बना लेते हैं 4 माइनस 2 गुणा 0, y का मान 0 रखना है तो 4, 2 में 0 से गुणा होगा 0 और ये मेरा हो गया 4, मतलब x का मान मेरा क्या आ गया, 4 आ गया। तो हम यहाँ 4 रख लेंगे। फिर सपोज कीजिए हम y का मान 1 रख लेते हैं, तो ये मेरा 2 1 जा 2 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यहाँ 1 आएगा तो 2 में 1 से गुणा होगा 2
और 4 में से 2 घटेगा तो मेरा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब ये मेरा सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे है, तो यही लिख लेते हैं। इसके नीचे लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 मेरा क्या दिया हुआ है, उतार लेते हैं इसको यहाँ पे। 2x + 4y = 12। यहाँ आप देख सकते हैं इन दोनों में 2 कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन का मतलब क्या होता है, ये सभी मेरा क्या है 2 के टेबल में है, इसलिए हम 2 को कॉमन ले लेंगे। तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये 2 से 2 तो कट गया, क्या बच गया x। फिर इस 4y में 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा और y = 12। बराबर वाले को अभी नहीं कटाना है, इसको इधर भेज के कटाएंगे। तो यहाँ देखिए 12 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा है, इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मेरा भागा में हो जाएगा 2, और इसको कटा लेते हैं। x + 2y = क्या हो जाएगा, 2 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे, 12 आएगा 6 बार, तो हम यहाँ लिख देंगे 6। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे उसी तरह। इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक को इस साइड में भेज लेते हैं। ठीक है, इसको भेज लेते हैं इस साइड में, तो यहाँ पे प्लस में है, इस साइड में आएगा तो माइनस में 2y। और क्या करेंगे, अब हम बॉक्स बना लेंगे, क्योंकि यहाँ x अकेला हो गया, इसके सामने कुछ नहीं है, इसके साथ में अगर कुछ रहता तो इसको भी इधर भेज लेते, लेकिन ये अकेला हो गया तो अब कुछ नहीं भेजा सकता है। ठीक है, तो यहाँ x हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा। अब आप यहाँ मान रख लीजिए, सपोज कीजिए हम y का मान 0 रख लेते हैं, तो 6 - 2y ऐसे है, तो 6 - 2y का मान हम 0 रख लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा है, तो इसको घटा लीजिए। 6 - 2 में 0 से गुणा होगा तो 0 घटेगा तो 6। मतलब जब हम y का मान 0 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे तो ये हमें x क्या प्राप्त हो गया, 6 प्राप्त हो गया, तो हम यहाँ x लिख देंगे 6। फिर उसी तरह हम y का मान 1 रख लेते हैं, यहाँ देखिए 6 - 2y, y का मान हम क्या रखेंगे 1, तो 2 गुणा 1, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा है, तो 6 - 2 = 2, क्या हो जाएगा, ये मेरा 4। ये मेरा क्या आ गया, x का मान आ गया, x के बराबर में है, तो ये मेरा x का मान आ गया 4। अब क्या करेंगे, इसी को हम ग्राफ में बना लेंगे, करना कुछ नहीं है, इसी को ग्राफ पे दर्शा लेना है। तो आइए इसको अब हम ग्राफ पे दर्शा लेते हैं, देखते हैं कि ग्राफ पे कैसे बनेगा। तो उसके लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए, यहाँ स्केल लेंगे और ग्राफ तैयार करेंगे। इधर से एक स्ट्रेट लाइन लेंगे और यहां से भी ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन लेंगे। ठीक है, तो हमने स्ट्रेट लाइन ले लिया। अब क्या करेंगे, इसको तीर मार लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, इससे आगे नहीं बना रहा है इसलिए। ठीक है, अब करना क्या है, यहां से हमें क्या करना है, ये वाला x अक्ष है और ये भी मेरा x अक्ष है, ये ऊपर वाला मेरा y अक्ष है और ये भी नीचे वाला मेरा y अक्ष है, लेकिन ये मेरा माइनस में है और ये भी मेरा माइनस में है, ये और ये दोनों मेरा प्लस में है। अब क्या करेंगे, स्केल लेंगे और 1-1 सेंटीमीटर से हम इसको क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। ठीक है, सेम इसी तरह 8, 9, 10, 11, 12, एक एक करके लेना है। सेम इसी तरह इधर भी लेंगे, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो देखिए हम इसी तरह करके यहां भी ले लिए हैं। अब आइए इसके मान को हम रख लेते हैं। तो यहां देखिए इसका मान क्या दिया हुआ है, x का मान हमें दिया हुआ है 4। ठीक है, तो हम x की ओर 4 चलेंगे और y की ओर 0 चलेंगे। तो आइए देखते हैं x की ओर 4 कहाँ है। x का ओर 4 यहाँ पे आ गए और 0 तो कहीं है ही नहीं, सब जगह एक ही है चारों तरफ, लेकिन 0 कहीं नहीं है। तो 4 पे हम आके रुक जाएंगे, 0 कहीं जाना ही नहीं है, तो सिर्फ यहीं पे आके हम रुक जाएंगे। फिर यहाँ देखिए, फिर उसी तरह x की ओर जाना है 2 और y की ओर जाना है 1। तो x की ओर हम 2 चलते हैं, x की ओर 2 आ गए और y की ओर 1 चलेंगे, इसके सामने सामने 1 चलना है। ठीक है, तो y की ओर हम 1 आ गए। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम मिला लेंगे। ये जो मेरा दोनों बना है ना बिंदु, इस दोनों बिंदु को मिलाकर हमें एक रेखा तैयार करना है। ठीक है, तो ये देखिए हमने दोनों बिंदु को मिलाकर एक रेखा तैयार कर लिया है। ये मेरा क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या था, यहाँ देखिए ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है,
x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसी को हम यहाँ लिख लेंगे x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। और सेम इसी तरह अब हम क्या करेंगे, इस सेकेंड वाली इक्वेशन का मान भी रख लेते हैं। सेकेंड वाली इक्वेशन का मान क्या है, x की ओर चलना है 6 और y की ओर चलना है 0। तो आइए x की ओर हम 6 चलते हैं, x की ओर हम आ गए 6, ये मेरा क्या है x है, तो हम x की ओर आ जाते हैं 6 और y की ओर 0 चलना है। तो 0 मतलब कहीं नहीं जाना है, 0 तो कहीं है ही नहीं, तो हमको यहीं पे आके रुक जाना है, ठीक है। फिर उसी तरह यहाँ देखिए x की ओर चलना है 4 और y की ओर चलना है 1, तो हम x की ओर कितना चलेंगे 4, तो आइए x की ओर हम 4 बढ़ जाते हैं, ये रहा x की ओर 4 और y की ओर 1, इसके सामने हम y 1 चलेंगे, 1 यही है, तो इसके सामने 1 मेरा कहां पड़ गया, ये मेरा 1 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को भी हम मिला लेंगे। चलिए इस दोनों बिंदु को मिला लेते हैं, ये मेरा दोनों बिंदु है, इसको मिला लेते हैं, ये रहा मेरा दोनों बिंदु, और हमने इसको मिलके क्या कर दिया, दोनों को मिलाकर एक रेखा बना दिया, ठीक है। तो यहां देख सकते हैं आप, ये जो दोनों रेखा है ना, ये दोनों समान दिशा में चल रहा है, कोई भी किसी को काट नहीं रहा है और ना ही मिल रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया था अगर रेखा काटेगा ना तभी x का मान प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ रेखा नहीं काट रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, नहीं काटता है ना, तो वो मेरा समांतर रेखा होता है। यहाँ देखिए समान दिशा में चल रहा है, अभी मैंने आपको पीछे बताया है, जो मेरा समान दिशा में चलेगा वो मेरा समांतर रेखा हो जाएगा, और समांतर रेखा हो जाएगा ना तो इसका x का मान आ ही नहीं सकता है और ना ही y का मान आएगा, क्योंकि ये कहीं किसी को काट ही नहीं रहा है, काटेगा तभी तो x और y का मान प्राप्त होगा, लेकिन ये कहीं किसी को नहीं काट रहा है। इस रेखा को दूसरे रेखा को काटना चाहिए, अगर एक रेखा दूसरे रेखा को काट देगा ना तभी x का मान प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ कोई किसी को नहीं काट रहा है, समान दिशा में चल रहा है, तो समान दिशा में चलता है ना तो उसे हम समांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। और समांतर रेखा में x का कोई भी मान नहीं होता है, इसका कोई भी हम मान नहीं निकाल सकते हैं, इसका कोई भी हल नहीं होता है। इसके बारे में हम अपने 2.2 के इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे बढ़िया से, ठीक है। मतलब कोई भी हल नहीं का मतलब क्या हुआ, यहाँ x का कुछ मान नहीं आ सकता है और y का भी कोई मान नहीं आ सकता है, मतलब कोई भी इसका हल ही नहीं हो सकता है। जैसा कि हमने पीछे आपको बताया था, आप कहेंगे सर आपने तो पीछे ये वाला बताया था, यहाँ देखिए, यहाँ हमने बताया था एक पेंसिल का दाम 100 रुपया माना था और एक रबड़ का दाम y रुपया माना था, लेकिन हमने यहाँ निकाला ही नहीं कि एक पेंसिल और एक रबड़ का दाम क्या है। यहाँ आपको ये भी तो डाउट हो सकता है कि सर यहाँ एक पेंसिल और एक रबड़ का दाम तो निकला ही नहीं। बिल्कुल बेटा डाउट हो ही सकता है, क्योंकि यहाँ देखिए ये जब रेखा एक दूसरे को काटता है ना तो ये मेरा संपाती रेखा होता है। क्या होता है, संपाती रेखा, ठीक है। मतलब जब रेखा एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा आ जाएगा ना तो मेरा संपाती रेखा हो जाएगा, और जब भी संपाती रेखा होगा तो उसका अनेक हल हो सकता है, ठीक है। मतलब x का मान अनेक आ सकता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ काटा है दोनों रेखा एक ही के ऊपर है, तो यहाँ भी x का मान हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। आप कहीं भी x का मान ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका अनंत हल हो सकता है, जिसका संपाती रेखा जो होता है ना उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो मतलब यहाँ पे x और y का मान क्या हो जाएगा, अनेक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक पेंसिल का दाम क्या हो जाएगा, बहुत सारा हम ला सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसी तरह एक रबड़ का दाम भी उसी तरह बहुत सारा हो सकता है, क्योंकि यहाँ अपरिमित रूप से अनेक हल है इस रेखा का। तो जिस रेखा का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है ना उसका अनेक x का मान और अनेक y का मान निकलता है, ठीक है। अब इसका x का मान आ ही नहीं सकता है, अब क्या लिखेंगे, कोई तो कन्फर्म मान है ही नहीं, तो नहीं लिख सकते हैं। तो इसमें तो x का मान नहीं आएगा, लेकिन हमने जो पहले वाला क्वेश्चन किया था आइए उसको देख लेते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं, ये जो मेरा रेखा है ये मेरा समांतर रेखा है। जो रेखा समांतर होता है उसके क्या होता है, कोई भी हल नहीं होता है। मतलब यहाँ x का मान कुछ भी नहीं आ सकता है, क्योंकि ये रेखा अलग है और ये रेखा अलग है। अगर ये दोनों रेखा एक के ऊपर एक रहता तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता, लेकिन ये दोनों अलग अलग है, इसलिए इसका कोई भी हल नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि सर x का मान निकालना इतना जरूरी क्यों है। तो बेटा x का मान निकालना तो जरूरी है, क्योंकि जब हम x का मान निकालेंगे तभी मेरा समीकरण संतुष्ट हो पाएगा। समीकरण का मतलब ही होता है कि x का मान निकाल के हम समीकरण को संतुष्ट करें। जैसे देखिए, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक समीकरण है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। अब हमें क्या करना है, यहाँ x और y का क्या मान रखेंगे कि ये बराबर हो जाएगा 6 का। मतलब हमें करना है LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब ये इसके हमें बराबर में लाना है, ठीक है। दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, ये समीकरण का मतलब होता है। तो यहाँ हम क्या रखेंगे कि ये बराबर हो जाएगा। अब आप तुक्का लगाएंगे, यहाँ कुछ भी रखिए अंदाज से, ठीक है, अंदाज लगा के रखेंगे। हम क्या रखेंगे
कि ये मेरा जो है दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। तो हम कहेंगे सर x का मान 1 रख लीजिए, ये मेरा बराबर हो जाएगा। तो देखते हैं बराबर हो रहा है कि नहीं। 2 में 1 से गुणा होगा, 2 + 4y = 6। क्या हो जाएगा, 4y = 6। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और 4y = 4। और यहाँ देखिए 4 गुणा में है, इस साइड में जाएगा तो ये मेरा बटे में आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा। मतलब हमें क्या रखना है, x का मान 1 रखना है और y का मान 1 रखना है, तब जाके ये मेरा दोनों क्या होगा, दोनों तरफ बराबर हो पाएगा। आइए तो इसको रख के देख लेते हैं। क्या करेंगे, यहाँ x का मान रख लेते हैं 1, ठीक है, और y का भी मान रख लेंगे 1 = 6। तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 और 4 × 4 = 6। तो यहाँ देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया, LHS = RHS। तो समीकरण का मतलब होता है हमें x का ऐसा मान निकालना है कि ये दोनों तरफ मेरा बराबर हो जाए। लेकिन यहाँ x का तो कोई ऐसा मान निकला ही नहीं कि दोनों तरफ बराबर होगा, तो इसलिए ये मेरा समीकरण क्या होगा, बराबर नहीं हो पाएगा। अगर x का मान निकलता ना, तब ये मेरा समीकरण बराबर हो पाता। तो जिसका भी x का मान नहीं निकलता है, वो समीकरण कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। हमारा जो अध्याय है, ये मेरा 3 नंबर अध्याय है, ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसमें हमें 4 विधि से पढ़ना है समीकरणों को हल करने के बारे में, ठीक है। आपसे 1 नंबर में पूछ लिया जाएगा कि समीकरणों को कितने विधि से हल किया जाता है, तो आप बोलेंगे 4 विधि से। पहले तो हम ग्राफीय विधि से पढ़ चुके हैं, यहाँ देखिए ये मेरा ग्राफीय विधि है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। ये सभी मिला के मेरा 4 विधि हो गया। तो 4 विधि से हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे अपने समीकरण को सॉल्व करना। तो स्टूडेंट्स आप इस बात को जरूर याद रखें कि ये मेरा 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि समीकरण को कितने विधि से हल किया जा सकता है, तो आप कहेंगे 4 विधि से, ठीक है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आप हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।